नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादली भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह नदीम श्रवण और सुभाष घई का साथ हुआ। नदीम श्रवण घई कैंप्स में जुड़े और क्यों यह जोड़ी सिर्फ एक फिल्म में ही साथ आई, इसके बाद इन्होंने फिर साथ काम क्यों नहीं किया। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कर्ज फिल्म के बाद लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल सुभाष घई के स्थायी संगीतकार हो गए थे। हालांकि इससे पहले सुभाष घई ने अपनी फिल्मों में कल्याण जी, आनंद जी और राजेश रोशन को भी ट्राई किया था, लेकिन जैसा वह संगीत अपनी फिल्मों में चाहते थे, जिस प्रकार की भव्यता वह चाहते थे, वह उन्हें सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में मिली। सुभाष घई को संगीत में जो भव्यता चाहिए थी, उस स्तर की भव्यता केवल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही उन्हें दे पाए थे। चाहे वह कर्ज फिल्म का गाना पैसा ये पैसा हो या फिर खलनायक का चोली के पीछे क्या है। इन गानों को सुनकर आप तुलना कर सकते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अन्य फिल्मों में और सुभाष घई की फिल्मों में उनका संगीत कहीं आगे होता था। और जब सुभाष घई को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का साथ मिला तो फिर उनका ही संगीत वह अपनी फिल्मों में यूज करने लगे। लेकिन फिर जब 90s का दौर आया तो आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और साजन की सफलता के बाद संगीत कंपनियों का दबाव निर्माताओं पर बढ़ने लगा। सभी लोग नदीम श्रवण को चाहने लगे थे, सभी उनका संगीत पसंद करने लगे थे। सुभाष घई भी उस दौर में सौदागर फिल्म बना रहे थे और उन पर भी ये दबाव बनाया गया कि अब वह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत छोड़कर नदीम श्रवण को अपनी फिल्मों में लें। लेकिन सुभाष घई को नदीम श्रवण का काम हल्का लगता था। उन्हें जिस प्रकार का संगीत अपनी फिल्मों में चाहिए होता था, वह नदीम श्रवण की खूबी नहीं थी और इसलिए उन्होंने नदीम श्रवण को नहीं लिया। हालांकि सुभाष घई ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को चेता जरूर दिया था कि संगीत हिट होना चाहिए और ऐसा हुआ भी। सौदागर के संगीत ने धूम मचा दी थी और उसका गाना इलू इलू तो इतना सफल हुआ था कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सुभाष घई का ये फैसला काम कर गया और इधर नदीम श्रवण भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे थे। सुभाष घई भी अपनी अगली फिल्म खलनायक पर काम करने लगे और इस बार एक नई चीज़ हुई। सुभाष घई और HMV के साथ उनका जो बरसों का नाता था वह टूट गया। हुआ कुछ ऐसा कि टिप्स कंपनी ने सौदागर फिल्म की सफलता के बाद सुभाष घई को एक केक भेजा, जिस पर लिखा था सौदागर सौदा कर, और यह सौदा हो गया। और इस बार खलनायक टिप्स को मिल गई और खलनायक जब टिप्स के पास पहुंची तो उन्होंने भी इस बार सुभाष घई पर दबाव बनाया कि फिल्म में संगीत नदीम श्रवण का होना चाहिए। लेकिन सुभाष घई को नदीम श्रवण का संगीत कभी पसंद आया ही नहीं था, इसलिए इस बार भी वह नहीं माने और अपनी भरोसेमंद जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही इस फिल्म का संगीत तैयार करने को कहा। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का उतार 90s में शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार भी उनके संगीत ने धूम मचाई और वह हिट हुआ। इसके बाद अपनी अगली फिल्म त्रिमूर्ति में भी सुभाष घई ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ट्राई किया, लेकिन इस बार उनका संगीत कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और फ्लॉप हो गया। हालांकि फिल्म भी बहुत घटिया बनी थी और त्रिमूर्ति फिल्म सुभाष घई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फिर आगे काम नहीं किया, लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है नई जोड़ी का साथ। इस बार जब परदेश फिल्म बनाने की योजना बनी तो सुभाष घई ने आखिरकार नदीम श्रवण को लेने का मन बना लिया था। हालांकि आपको बता दें कि इस बार भी नदीम श्रवण सुभाष घई की पहली पसंद नहीं थे। सुभाष घई एक्चुअली रहमान को लेना चाहते थे, लेकिन AR रहमान उस समय बहुत बिजी थे और फिर इस वजह से सुभाष घई को नदीम श्रवण को लेना पड़ा। तो सबसे पहले तो नदीम श्रवण ने अपनी आदत के मुताबिक फटाफट कुछ ऐसी ही धुनें बनाकर दे दी। हालांकि उस दौर में नदीम श्रवण बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे तो उनका दिमाग भी बहुत ऊपर था। उन्हें लगता था कि वो जो करेंगे वो ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा था। सुभाष घई अपनी फिल्मों में संगीत को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहते थे। इस वजह से उन्होंने नदीम श्रवण की दी हुई सारी धुनें रिजेक्ट कर दी और उनसे सिचुएशन के हिसाब से नई धुनें बनाने को कहा। नदीम श्रवण को पहली बार किसी फिल्म के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी थी और पहली बार ही ऐसा हुआ था कि उन पर किसी भी प्रकार की चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा था, क्योंकि परदेश का कोई भी गाना किसी भी पाकिस्तानी गज़ल या कहीं से भी कॉपी नहीं है, क्योंकि उससे पहले अब तक के उनके लगभग सभी गाने, सभी नहीं लगभग सभी हिट गाने पाकिस्तानी गज़लों की नकल थे। और यहाँ सुभाष घई को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उन्होंने कई बार धुनें रिजेक्ट की, तब जाके ये धुनें फाइनल हुई थी जो फिल्म में रखी गई थी।
और अगर आप नोटिस करें तो परदेश फिल्म का म्यूजिक भी नदीम श्रवण की अन्य फिल्मों के म्यूजिक से थोड़ा अलग था और इस वजह से इस फिल्म के गाने भी हिट साबित हुए और इस तरह यह जोड़ी सिर्फ एक बार फिल्मों में साथ दिखाई दी। और इस फिल्म के बाद सुभाष घई ने कभी भी इस जोड़ी को नहीं दोहराया, हालांकि इसके बाद यह जोड़ी भी टूट गई थी। खैर ये फिल्म हुई और इसके बाद सुभाष घई ने इस जोड़ी के साथ फिर दोबारा कभी काम नहीं किया। इसके कई कारण थे। पहला कारण, एक तो नदीम श्रवण से संगीत बनवाने के लिए सुभाष घई को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था और दूसरा रीजन था कि सुभाष घई सालों से ए.आर. रहमान के साथ काम करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अगली फिल्म ताल में ए.आर. रहमान का संगीत लिया। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह था कि तब तक नदीम भी गुलशन कुमार हत्याकांड में फंसकर भारत से फरार हो गए थे। इस तरह सुभाष घई और नदीम श्रवण का यह इकलौता साथ हुआ जिसके लिए संगीत कंपनियां पिछले कुछ सालों से उन पर दबाव डाल रही थीं। संगीत बेशक अच्छा था, लेकिन सुभाष घई के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा किए हुए किसी भी काम के बराबर नहीं पहुंचा था। आपको परदेश का संगीत कैसा लगा और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, यह कमेंट करके बताएं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।